अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी का और इसमें हमने बैक्टीरिया को पढ़ना स्टार्ट करना है। अच्छा, बैक्टीरिया को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रोब्स को हम जनरली किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि हम इसे कितने डोमेन्स में डिवाइड करते हैं। आज हम देख लेते हैं कि हम माइक्रोब्स को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, जो इनकी बेसिक क्लासिफिकेशन है बहुत ही बेसिक, उसके अकॉर्डिंग ना हम इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में और नॉन लिविंग या एसेलुलर सेल्स में डिवाइड करते हैं। अब जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं उसमें आपके पास आ जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें भी आपके पास दो किंगडम में इन्हें हम डिवाइड करते हैं। एक आपके आ जाते हैं आर्ची बैक्टीरियाज, दूसरे आपके आ जाते हैं यू बैक्टीरियाज। अब ये जो आर्ची बैक्टीरियाज हैं एंड यू बैक्टीरियाज दो किंगडम में हम डिवाइड कर रहे हैं। ये इनके इन्वायरमेंट और इनकी जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं उसकी बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं। सेकंड जो आ जाता है आपका, वो आ जाते हैं यूक्रियोट या यूक्रियोटिक सेल्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से माइक्रोब्स आ जाते हैं? इसमें आपका किंगडम फंजाई आ जाता है, इसमें आपका किंगडम प्रोटिस्टा आ जाता है, इसमें आपका किंगडम एनिमेलिया आ जाता है। अब जो किंगडम एनिमेलिया है उसमें आपके रोटिफर्स आ जाते हैं एंड वॉर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, और जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें आपकी एल्जीज एंड प्रोटोजोआज आ जाती हैं, और किंगडम फंजाई में बेसिकली फंजाई आते हैं जिसमें हम फर्दर यीस्ट और मॉल्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है नॉन लिविंग की। नॉन लिविंग सेल्स, ये इन्हें हम, इनका दूसरा नेम क्या है? इनका दूसरा नेम है ए सेलुलर। ठीक है, तो ए सेलुलर में आपके कौन से आते हैं? ए सेलुलर में आपके वायरसेस आ जाते हैं, पिरियॉइंस आ जाते हैं और विरॉइड्स आ जाते हैं। ये थी आपकी बेसिक क्लासिफिकेशन कि हम माइक्रोब्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं। अब जो आपके कोर्स में है, आपके कोर्स में हम इनमें से बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, इसमें से हम फंजाई को पढ़ेंगे और हम वायरसेस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो बेसिक हमने अभी पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का, तो इसमें अब दोनों की क्या डिफरेंसेस क्या हैं? एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, एक यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? अच्छा, तो बेसिकली जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये आपका थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा स्मॉल साइज का होता है। जो सेकंड इसमें चीज़ होती है वो ये होती है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। आपको पता है जैसे आप हमारी बॉडी के सेल्स हैं, इसमें एक प्रॉपर सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और उसके अंदर आपके क्रोमोसोम्स या आपका जो जेनेटिक मटीरियल है डीएनए वो प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें क्या होता है? उनमें जो है जो आपका जेनेटिक मटेरियल है साइटोप्लाज्म के ही मिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड जो चीज प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती वो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस में जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आ जाते हैं, ये जितने भी हैं ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। थर्ड जो चीज है वो है आपके राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, लेकिन डिफरेंस इनका क्या है? जो इनकी यूनिट्स होती हैं, आपको पता है राइबोसोम्स की 2 यूनिट्स होती हैं, एक आपकी लार्जर यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। तो जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें के जो लार्जर और स्मॉलर मिक्स करके जो आपका जो आपका एक यूनिट बनता है वो बनता है 70s राइबोसोमल सब यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि आपकी यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होते, वेल डेवलप्ड साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन बेसिकली ऐसा नेटवर्क है, ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपके सेल को एक प्रॉपर शेप देता है। उसमें जो ऑर्गेनेलिज हैं उनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो बेसिकली जो ऑर्गेनेलिज होती हैं उन्हीं पाथवेज को फॉलो करके मूव करती हैं विद इन द सेल्स, और जो बाकी के कंटेंट्स हैं वो भी। तो अगर आपका साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है तो आपकी जो सेल की इंटेग्रिटी है वो थोड़ी सी फिर प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, जो लास्ट इसका डिफरेंस है वो है इसकी डिवीजन का। ठीक है, कि कैसे डिवाइड करते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें ए सेलुलर आप कह सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वो किसके थ्रू होती है? वो होती है बाइनरी फिशन के थ्रू। सब बाइनरी फिशन कैसे होता है? पहले आपका ये जो डीएनए प्रेजेंट होता है ये डिवाइड कर जाता है, ये ऑपोजिट साइड ऑफ सेल में मूव कर जाता है और दरमियान से फिर आपका जो मेम्ब्रेन है वो जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है और इससे एक सेल से 2 सेल्स की कॉपी बन जाती है। अब हम यूकैरियोटिक सेल को देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स सेल है, ये लार्ज होता है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें एक सेंटर में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है और
उसके सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और जो है वो एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जो इसमें इस जो आपका यूकेरियोटिक सेल है, इसमें आपके माइटोकॉन्ड्रियाज और जितने भी मेम्ब्रेन, जिसमें आप जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह आ जाते हैं, जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो राइबोसोम्स होता है वो एटीएस राइबोसोमल सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा इसमें प्रॉपर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट में जो इसकी डिवीजन होती है वो वाया माइटोसिस होती है और साइटोकाइनेसिस के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकेरियोटिक सेल में। अच्छा, ये पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे जो है ये टर्म्स बार बार यूज होंगी, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है एंड यूकेरियोटिक सेल क्या होता है, तो इसलिए हमने इसे पहले ही डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज योर बैक्टीरिया। अच्छा, तो ये जो आपका बैक्टीरिया है, इसके सबसे पहले हम डिस्कवरी देख लेते हैं। डिस्कवरी में थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट है लेवेनहुक, उनका एरा जो था वो ऑलमोस्ट 1670 से लेकर 1723 तक का था। पर उन्होंने फर्स्ट टाइम एक लाइट जो माइक्रोस्कोप होता है, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, वो इन्वेंट किया था। और उन्होंने जो आपके ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उन्हें फर्स्ट टाइम स्टडी करना स्टार्ट किया था। और उन्होंने एक टर्म दी थी जिसे हम कहते हैं लिटिल एनिमल्स या टाइनी एनिमल्स, ठीक है, जिन्हें उन्होंने एक और टर्म दी थी, दैट इज एनिमलक्यूल, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ही डिस्कवरी की थी बैक्टीरियाज की। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नेम था फ्रेडरिक मुलर। फ्रेडरिक मुलर 1773 में उन्होंने फर्स्ट टाइम जो था, जो टर्म दी थी, वो कौन सी दी थी, वो बेसिलाई की दी थी। बेसिलाई क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि वो रॉड शेप था माइक्रोब और उनकी जो लैंग्वेज थी उसमें उसे बेसिलाई कहते थे। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो बैक्टीरिया के लिए टर्म यूज की थी वो थी बेसिलाई। फिर 1850 में आपके एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नेम था कैसिमिर बेविन। उन्होंने ना टर्म फिर यूज की, उन्होंने टर्म यूज की बैक्टीरिया की, और तब से हम इन्हें बैक्टीरिया ही कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या था, ये आपकी थी हिस्ट्री अबाउट बैक्टीरिया। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि बैक्टीरिया बेसिकली होता क्या है। बैक्टीरिया ना बेसिकली आपके प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल पे बेस्ड कर रहे हैं, और जिनमें आपके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। इसका अभी हमने जैसे डिस्कस किया है प्रोकैरियोटिक सेल का कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, इसी में आपके राइबोसोम्स और आपका जेनेटिक मटेरियल कंडेंस्ड फॉर्म में आपके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा डार्कर होता है, थोड़ा सा डेंसर होता है। इस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है। देन आपकी जो फर्दर आप इस सेल को देख लें कि इसमें आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, आपका सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बाहर एक कैप्सूल लगा हुआ है, राइबोसोम्स हैं, पिलाइज हैं एंड फ्लैजिला है। अभी आगे भी हम लेटर ऑन इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किसका क्या फंक्शन है। अभी हम जनरली देख लेते हैं। ये जो कैप्सूल है बेसिकली ये इसके प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो पिलाई नजर आ रहे हैं आपको, ये पिलाई बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपकी आप कह लें अटैचमेंट टू दी साइट, होस्ट साइट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्लैजिलास जो है वो मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और बाकी आपका मिड में जो है ये न्यूक्लियोइड वाला रीजन, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। देन आ जाती है आपकी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। अब जो यहाँ पर आपकी क्लासिफिकेशन दी हुई है वो आपको सेलुलर मोर्फोलॉजी की बेसिस पर दी हुई है और सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बेसिस पे दी हुई है। सेलुलर मोर्फोलॉजी का मतलब होता है सेल की शेप, ठीक है। उस बेसिस पे हम कैसे बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं, और सेल वॉल की बेसिस पे कैसे, सेल वॉल के कंटेंट्स की बेसिस पे। अब ना हम ऐसा करेंगे कि फर्स्टली ना हम एक जो जनरल क्लासिफिकेशन होता है का टेबल होता है, सबसे पहले हम उसे डिस्कस कर लेंगे। उससे आपको कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। फिर हम आपकी बुक को कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है। उस तरह आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, जो बेसिक आपकी जिस तरह से हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपके आ जाते हैं रिजिड थिक वेलेड सेल्स, ठीक है, और जो दूसरे हम मेन इनके डिवीजन है वो आ जाती है फ्लेक्सिबल थिन वेलेड सेल्स। और एक वो होती है जो थर्ड डिवीजन है, उसमें आपकी कोई वॉल नहीं होती, ठीक है। ये बेसिकली आपकी सेल वॉल की बात हो रही है, ठीक है। तो एक आपकी कौन सी है, एक आपकी है रिजिड
थिक वैलेट सेल्स, दूसरे आपके आ जाएंगे फ्लेक्सिबल थिन वैलेट सेल्स, और थर्ड वाले आ जाएंगे आपके पास जो वॉललेस हैं, जिनमें प्रॉपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, तो जो आपके रिजिड हैं थिक वैलेट सेल्स हैं, उन्हें हम बेसिकली टू फर्दर डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक आपके ग्राम पॉजिटिव, दूसरे आपके ग्राम नेगेटिव। अब इसमें ग्राम पॉजिटिव जो है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नॉन नेगेटिव, उन्हें हम फर्दर कोकाइस और बेसिलाइज में डिवाइड करते हैं, ये उनके शेप की बेसिस पे, ठीक है। जिस सेलुलर मॉर्फोलॉजी की अभी हम बात कर रहे थे, कोकाइस जो होते हैं बेसिकली राउंड शेप के होते हैं, और जो बेसिलाइज होते हैं वो होते हैं रॉड शेप के, ठीक है। तो कोकाइस और रॉड्स में हम रॉड्स के डिवीजन में इन्हें हम डिवाइड करते हैं। आपकी जो फर्दर रॉड्स हैं, अगर हम ग्राम पॉजिटिव के केस में देखें तो रॉड्स को हम दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। एक आपके हैं स्पोर फॉर्मिंग, दूसरे हैं नॉन स्पोर फॉर्मिंग। तो एक वो जो स्पोर बनाते हैं वो एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं। जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग है वो आपके फिलामेंटियस हो सकते हैं या नॉन फिलामेंटियस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपकी हम देख लेते हैं कि कोकाइस में आपकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। जो आपके ग्राम पॉजिटिव के कोकाइस हैं उनमें आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि ये जो बैक्टीरिया है जिसका अभी हमने नेम पढ़ा, वो फर्दर कौन कौन से डिजीज कॉज कर रहा है, किस एरिया की, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस है ये आपका निमोनिया कॉज करता है, फेरेंजाइटिस कॉज करता है, सेलुलाइटिस कॉज करता है। निमोनिया इन्फेक्शन ऑफ लंग को कहते हैं, जिसमें आपके लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं उसमें क्या हो जाती है, पस की और फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। सेकंड जो है आपका वो आपका है फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस में क्या होता है, जो आपका फेरिक्स है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। थर्ड जो है आपका है सेलुलाइटिस। तो सेलुलाइटिस में बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। ये आपका कोई भी वूंड हो सकता है, कोई भी सेल्स की में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वूंड सा बन जाता है, पस हो जाती है, उस कंडीशन को बेसिकली हम कहते हैं सेलुलाइटिस। उसके बाद आ जाता है स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस यूजुअली कौन से इन्फेक्शंस कॉज कर रहा है, ये एब्सेस ऑफ स्किन एंड अदर ऑर्गन्स कॉज कर रहा है। एब्सेस बेसिकली एक तरह का वही कह सकते हैं आप, ऐसा वूंड कह लें या ऐसा आप लेयन कह लें जिसके अंदर पस फिल्ड है, एक्यूमुलेटेड है, और उधर बैक्टीरिया भी फर्दर ग्रो कर रही है। तो ये बेसिकली स्टेफाइलोकोकस कॉज करते हैं। उसके बाद आपके अगर हम देख लें स्पोर फॉर्मिंग, जिनमें हमने एरोबिक और एनारोबिक पढ़े। एरोबिक में आपके बेसिलस आ जाते हैं, एनारोबिक में आपके क्लोस्ट्रीडियम आ जाते हैं। तो ये जो बेसिलस है ये एंथ्रेक्स कॉज करता है, और जो आपका क्लोस्ट्रीडियम है वो आपके टेटनस, गैस गैंग्रीन और बोटुलिज्म कॉज करता है, ठीक है। तो वो जो हम एक टेटनस टॉक्सॉइड पढ़ते होते हैं वो बेसिकली जो है वो यही स्पीशी कॉज करती है, ये क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशी, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आ जाता है नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स। अब इसमें आपके पास फिलामेंटियस और नॉन फिलामेंटियस आ रहे हैं। नॉन फिलामेंटियस की बात करें तो कोराइन बैक्टीरियम आ रही है जो आपके पास डिप्थीरिया कॉज कर रही है। उसके अलावा आपकी लिस्टीरिया आ रही है जो आपकी मेनिंजाइटिस कॉज करती है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब हम देख रहे थे डिप्थीरिया को। डिप्थीरिया में यही है कि आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें आपकी बेसिकली स्किन भी इफेक्टेड होती है, आपके लंग्स वगैरह भी इफेक्टेड हो जाते हैं। एंथ्रेक्स में भी समवट यही होता है कि आपकी स्किन पे कुछ लेयन टाइप बन जाते हैं, ठीक है। और फिर आपका ये जो लिस्टीरिया मेनिंजाइटिस कॉज करा है ये बेसिकली होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन लेयर्स, जिनमें आपकी जो ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरेकनाइड आ जाती है। बेसिकली इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेनिंजाइटिस के केस में। उसके बाद आपका आ जाता है फिलामेंटियस बैक्टीरिया, जो कि आपके आ जाते हैं एक्टिनोमाइसिस और नोकार्डिया। ये जो एक्टिनोमाइसिस है ये बेसिकली आपका, इसमें भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लेयंस बॉडी पे बन जाते हैं, एज वेल एज आपको फीवर हो जाता है, पेन होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और कार्डियोसिस में भी आपका बेसिकली यही है कि ये आपकी रिस्पायरेटरी ट्रैक को भी इफेक्ट करते हैं, एज वेल एज आपकी स्किन पर भी लेयंस या रैश वगैरह कॉज करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ये जो ग्राम नेगेटिव स्पीशीज हैं जिनमें आपके कोकाइस एंड रॉड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपकी निजेरिया है सबसे पहले कोकाई में, जिसमें आपकी निजेरिया गोनोरिया और निजेरिया मेनिंजाइटिस आती है। अब ये जो निजेरिया गोनोरिया है ये बेसिकली गोनोरिया का इन्फेक्शन कॉज करती है। ये बेसिकली STIs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। इनमें भी आपके पास रैश आ जाते हैं, फीवर आ जाता है, बॉल्स बन सकते हैं। उसके अलावा मेनिंजाइटिस आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रेन की लेयर्स की। देन आपके पास ये जो फर्दर हैं आपकी ग्राम नेगेटिव में फैकल्टेटिव, जो रॉड्स हैं उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक आपके फैकल्टेटिव है, दूसरे एरोबिक और एनारोबिक है। फैकल्टेटिव वो बैक्टीरियाज होते हैं जो एरोबिक रिस्पायरेशन भी करते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन भी करते हैं,
अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में आपकी वो रिस्पायरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है, ठीक है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन आपकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो फैकल्टेटिव दोनों सूरतों में सर्वाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी। इसमें सबसे पहले हमारे पास रेस्पायरेटरी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, देन जूनोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड थर्ड पे इंटेरिक एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। जो रेस्पायरेटरी ऑर्गेनिजम्स हैं ये बेसिकली रेस्पायरेटरी ट्रैक में रहते हैं। इनमें कौन कौन से आ रहे हैं, इनमें आपके हीमोफिलस, बॉर्डीटेला, लेजोनेला, ठीक है, ये आ रहे हैं। ये क्या क्या कॉज करें, मेनिंजाइटिस, वूपिंग कफ, निमोनिया, ठीक है। जोनोटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि एनिमल्स में रहते हैं, ठीक है, एनिमल बॉडी में, उसमें आपके पास ब्रोसिला आ जाता है, फ्रांसिसेला आ जाता है, पास्टोरेला आ जाता है, और यार्सिनिया आ जाता है, यार्सिनिया, ठीक है। ये जो सब हैं ये भी आपके पास क्या कॉज करते हैं, ब्रूसिलोसिस कॉज करते हैं, टोलेरीमिया, सेलुलाइटिस और प्लेग। ये बेसिकली डिफरेंट आपकी स्किन कंडीशंस हैं। ये इन्फेक्शंस जो होते हैं जोनोटिक ऑर्गेनिजम्स वाले, ये ह्यूमन में कब डिजीज कॉज करेंगे, ये जब आप किसी भी एनिमल से कॉन्टैक्ट में आते हैं। ये बेसिकली एनिमल से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, उनकी सिक्रीशन से, उनकी जो है ब्रीदिंग से, ठीक है, उससे ये ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं और फिर ह्यूमन बॉडी में ये डिफरेंट इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। अब उसके बाद इंटेरिक एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें आपके पास एस्चेरिचिया या ई कोलाई आ जाता है, एंटीरोबैक्टर आ जाता है, सिरेटिया आ जाता है, क्लेप्सिला, सल्मोनेला, शिगेलिया और प्रोटियस आ जाता है, ठीक है। ये भी आपके डिफरेंट इन्फेक्शंस कॉज करें, जिनमें आपका यूटीआईज है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, डायरियाज है, निमोनिया है। उसके अलावा टाइफाइड फीवर जो सल्मोनेला कॉज करती है, सल्मोनेला की भी आगे से फिर फर्दर टाइप्स होती हैं, सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला पैराटाइफी, ठीक है। तो ये एंटीरोकोलाइटिस बेसिकली कहते हैं इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन को, और देन आपके पास आ जाता है कर्व्ड बैक्टीरियाज, ठीक है। हमने देखें, एक हमने क्या पढ़े थे, एक हमने पढ़े थे फैकल्टेटिव में स्ट्रेट, और दूसरे हमने पढ़े थे कर्व्ड, ठीक है। तो अब कर्व वाले कौन से हैं, इनमें आपके पास ये कोमा शेप के होते हैं बेसिकली। इनमें आपके पास कैम्फाइलोबैक्टर आ जाता है, हेलिकोबैक्टर आ जाता है, और विब्रियो आ जाता है, ठीक है। ये जो विब्रियो है, ये विब्रियो कॉलेरा इसका पूरा नाम है, और ये कॉलेरा कॉज करता है। कॉलेरा बेसिकली सीवियर डायरिया की फॉर्म है, ठीक है, जिसमें वॉमिटिंग वगैरह भी आपको होती है। देन आपका कैम्फाइलोबैक्टर आ जाता है जो एंटीरोकोलाइटिस कॉज करता है। एंटीरोकोलाइटिस क्या होता है, ये बेसिकली आपके इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि आपकी अल्सर्स कॉज करती है, ठीक है। ये स्पेशली ड्यूडेनल अल्सर कॉज करती है, या पेप्टिक अल्सर भी कॉज करती है, ठीक है। गैस्ट्राइटिस भी कॉज करती है। गैस्ट्राइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है आपके स्टमक की। अच्छा, देन आपकी जो है वो आ जाती है एरोबिक और एनारोबिक्स। ये जो एरोबिक है आपकी, इसमें आपका आ जाता है सूडोमोनास, ठीक है। सूडोमोनास आपका क्या कॉज करता है, निमोनिया भी कॉज करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कॉज करता है। देन आपके आ जाते हैं बैक्टीरियोइड्स जो कि आपकी ये आपके पेरिटोनाइटिस कॉज करता है। ये जो पेरिटोनाइटिस होता है, ये बेसिकली आपकी पेरिटोनियम जो लेयर होती है, एब्डोमिनल लेयर, उसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। उसके बाद आपके आ जाती है एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ठीक है। अभी हमने ग्राम नेगेटिव पढ़ा था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़े थे। थर्ड जो इसकी आती है टाइप, वो आती है एसिड फास्ट। अच्छा, ये जो हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिवाइड करते हैं, ये किस बेसिस पे करते हैं, ये इसकी स्टेनिंग की बेसिस पे करते हैं। हम ना जब भी किसी भी चीज को ना अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, उससे पहले हम उन्हें डाई करते हैं ताकि हम उन्हें इजीली स्टडी कर सके, क्योंकि वैसे तो वो कलरलेस से होते हैं, ठीक है। तो अब जब हम ग्राम स्टेनिंग से, ग्राम स्टेन्स आपके कौन से होते हैं, आपका क्रिस्टल वायलेट या मिथाइलिन ब्लू या फिर सैफरनिन आता है, ठीक है। जो भी आपके बैक्टीरियाज इनसे स्टेन नहीं होते, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होते, उन पे कलर नहीं आता, उन्हें हम कहते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरियाज, ठीक है। उनके लिए हम अलग से स्टेन यूज करते हैं, ठीक है, और उस स्टेन की वजह से हम उसे कहते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। अच्छा, अब एसिड फास्ट बैक्टीरिया में कौन से आते हैं, इसमें आपके आ जाते हैं माइकोबैक्टीरियम और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बेसिकली टीबी वाली बैक्टीरिया है जो आपका ट्यूबरकुलोसिस कॉज करती है, और एज वेल एज लेप्रोसी भी कॉज करती है, ठीक है। ये जो टीबी है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये आपकी बॉडी में किसी पार्ट में भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली ये आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है, और इसकी आपको पता है कि प्रोलॉन्ग थेरेपी होती है। ये आपकी 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक आपकी कंटिन्यूअस थेरेपी होती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके आ जाते हैं नॉन फ्री लिविंग या ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। अच्छा, नॉन फ्री लिविंग और फ्री लिविंग में क्या डिफरेंस है? फ्री लिविंग वाले आपके एनवायरनमेंट में रहते हैं, कहीं भी ये ग्रो कर सकते हैं एंड एवरीथिंग, लेकिन जो नॉन फ्री लिविंग है ये आपके पैरासिटिक नेचर के होते हैं। ये सिर्फ किसी बॉडी में या किसी होस्ट सेल के साथ ही रहते हैं, ठीक है। इनमें आपके पास रिकेटीजिया और क्लेमिडिया आ जाता है, ठीक है। ये जो रिकेटीजिया है ये आपकी रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर कॉज करता है, टाइफस फीवर भी कॉज करता है और क्यू फीवर भी कॉज करता है। जबकि आपके पास क्लेमिडिया जो है वो आपके पास यूरेथ्राइटिस, ये आपके पास ट्रैकोमा
और आपके पास ये उसके बाद आपका आ जाता है सिटोकोसिस। ये जितने भी इन्फेक्शंस हैं ये बेसिकली ये होस्ट ये आपका पैरासिटिज्म में आते हैं और ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं फ्लेक्सिबल थिन वैलेट सेल्स, जिसमें आपके पास पायरोचिट्स आ जाती हैं, जिनमें आपके पास ट्रेपोनीमा आ जाता है, बुरीलिया आ जाता है और लेप्टोस्पाइरा आ जाता है। ये सिफाइलिस, लाइम डिजीज और लेप्टोस्पाइरोसिस कॉज करते हैं, ठीक है। देन आपके पास आ जाते हैं ये वॉललेस सेल्स, और वॉललेस में आपके पास एक ही आता है जो आप में माइकोप्लाज्मा है, जो कि आपका निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन को इतना एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि आगे ना आप लोगों का जो चैप्टर है उसमें डिफरेंट डिजीज को भी डिस्कस किया हुआ है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को भी डिस्कस किया हुआ है, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो अब वो हम एक ही गो थ्रू में हम सारा आपका चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। चलें अब आपकी बुक की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की हुई है वो जनरल सेलुलर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे है, जो हमने आपको बताया सेल शेप, ठीक है। तो सेल शेप के बेसिस पे हम 3 चीजों में डिवाइड करें हैं, बेसिलाइज में, कोकाइज में एंड स्पाइरोलम में, ठीक है। जो स्पाइरल्स होते हैं वो आपके फिलामेंटियस होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जैसे पढ़ा था कोकाइज होते हैं, रॉड्स होते हैं, फिलामेंटियस होते हैं, नॉन फिलामेंटियस होते हैं। तो सबसे पहले बेसिलाई को देख लेते हैं। बेसिलाई की टर्म आपको पता है कि आपका जो मुलर था उसने कॉइंड अप की थी। अच्छा, तो ये बेसिकली रॉड शेप्ड होते हैं। कितना लॉन्ग होते हैं, इनकी जो रेंज आती है 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर की इनकी होती है। ये आपको पिक्चर में क्लियरली नजर आ रहे हैं कि रॉड से बने हुए हैं। देन आपके आ जाते हैं कोकाइस। अब कोकाइस का ना राउंड शेप होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, बेरी लाइक। इनका जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से निकला है कुकुस से, जिसका मतलब ही होता है बेरी। अब आपको यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोकाइज नजर आ रहे हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले कोकस आता है जो एक सेल पे कॉन्सिस्ट करता है। डिप्लोकोकाइस जो दो सेल, मतलब ये असल में ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये कॉलोनीज के फॉर्म में भी कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, ठीक है। तो अगर तो वो सिंगल सेल पे है तो उन्हें कोकस कहेंगे, अगर वो 2 बैक्टीरिया साथ मिलकर रह रहे हैं तो उन्हें डिप्लोकोकाइस कहेंगे, अगर वो बंचेस के फॉर्म में रह रहे हैं तो उन्हें स्टेफाइलोकोकाई कहेंगे, अगर वो स्नेक की तरह एक शेप ले रहे हैं तो उन्हें हम स्ट्रेप्टोकोकाइस कहते हैं। सार्सिना में आपकी 8 जो है कोकस अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, टेट्राइड की फॉर्म में, और उन्हें सार्सिना कहते हैं। और टेट्राइड में आपके सिर्फ 4 जो है ये सेल्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनका कॉलोनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉलोनी की अरेंजमेंट है, उस बेसिस पे इन्हें हमने नेम दिया है। अभी आपको डिप्लोकोकाई में आपके कौन सा आ रहा है, निजेरिया, गोनोरिया, निजेरिया, मेनिंजाइटिस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन आपके आ जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकाइस, जिनमें आपकी क्या आ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस आ रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स आ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस आ रही है। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन है ये स्ट्रेप थ्रोट कॉज कर रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स जो है ये टूथ डिके यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ टूथ कॉज कर रहा है, और जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है वो आपके मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं स्टेफाइलोकोकस, जो आपके बंचेस की फॉर्म में है, ठीक है। इसमें आपके पास स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आ जाता है, ये बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है जो मल्टीपल डिजीज कॉज करता है। उसके बाद स्पाइरल्स आ जाते हैं, जो हमने उसमें जो आपका फिलामेंटियस था हमने उसमें भी देखा था विब्रियो कोलेरा, ठीक है, जो कि कोलेरा कॉज कर रहा था, ठीक है। उसके बाद स्पाइरोला भी था, ठीक है, जो हेलिकल शेप का होता है, फ्लैजुला होता है इसका, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। अब दूसरा जो है हमने जो डिवाइड किया है बैक्टीरिया को, ये सेलुलर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे था। अब जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो स्टेनिंग के बेसिस पे है और सेल वॉल की बेसिस पे, ठीक है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। तो जो सेल वॉल की बेसिस पे है ना, उसमें हम उसे ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड करते हैं। तो उससे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि हमने उधर भी पढ़ा था कि एक हमारे पास ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एक ग्राम नेगेटिव होते हैं, एक एसिड फर्स्ट होते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास थिक वैलिड होते हैं, थिन वैलिड होते हैं, और जो होते हैं वॉललेस भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा क्यों है, ऐसा उसकी कंपोजिशन की वजह से है। तो अब हम सबसे पहले जब सेल वॉल की कंपोजिशंस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो अब हम ना देख लेते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन। जो बेसिक सेल वॉल होती है ना आपकी बैक्टीरियाज में, वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई। पेप्टाइडोग्लाइकेन ये आपकी बेसिकली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, ठीक है। इसमें अमाइनो ग्रुप भी होता है और कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी होता है, ठीक है। इन्हें हम नैम और नैग भी बोलते हैं। इन्हीं सब यूनिट्स को, यही सब यूनिट्स अरेंज होती हैं डिफरेंट पैटर्न्स में, और आपके पास सेल वॉल बनाती हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। इसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव वाले होते हैं बैक्टीरियाज, इनकी ना थोड़ी मोटी सी लेयर होती है, ठीक है। यही पेप्टाइडोग्लाइकेन की है लेकिन थोड़ी थिक लेयर है, ठीक है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी लेस थिक है। तो आप अब खुद इस बात से आइडिया करें कि अगर कोई वॉल थोड़ी सी थिक है तो उसमें जब हम कोई चीज या ऐड करेंगे तो उसे रिमूव करने में भी ज्यादा टाइम चाहिए होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू थिन।
अब जो हम स्टेनिंग की टेक्निक यूज करते हैं वो इसी चीज पे रिलाई करती है, थिकनेस ऑफ द सेल वॉल पे, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, उस पे हमने सबसे पहले जो आपकी ग्राम स्टेनिंग में स्टेन यूज होता है वो होता है क्रिस्टल वायलेट का। हमने कुछ ड्रॉप्स क्रिस्टल वायलेट के उसके जो भी स्लाइड है उसके ऊपर डाल दिया, ठीक है, जो सैंपल है उसके ऊपर। 1 मिनट के बाद हमने उसमें आयोडीन ऐड किया, उसमें हमने फिर 1-1 मिनट की गैप से हमने एसीटोन डाला, उस पर डिस्टिल वाटर डाला, उससे अच्छी तरह वॉश किया। वॉश करने के बाद उस पर हम डालते हैं काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन जो होता है वो आपका होता है सेफरानिन, ठीक है। तो अब वो सेफरानिन हमने उसमें ऐड कर दिया। अब सेफरानिन जो होता है बेसिकली पिंक कलर का होता है, ठीक है। और 1 मिनट के बाद हमने क्या किया, अंडर माइक्रोस्कोप अपनी स्लाइड को स्टडी किया, ठीक है। अब अगर तो उस स्लाइड का कलर ब्लू आता है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेन था, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था जिसकी मोटी वॉल थी और वॉल ने अपना जो ब्लू कलर है वो रिटेन किया, जबकि हमने उस पर काफी सारे फर्दर केमिकल्स भी ऐड किए तब भी, ठीक है। लेकिन अगर तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा तो वो सिर्फ पिंक कलर शो करेगा, उसमें कोई भी ब्लू कलर हमें नजर नहीं आएगा। तो वो इस बात को सजेस्ट करता है कि जितना भी थिन वॉल में स्टेन था वो सारा रिमूव हो गया वॉशिंग पीरियड में, और अब हमारे पास जस्ट जो सेकंड स्टेन हमने ऐड किया वो ही नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव कहते हैं। अगर तो ब्लू कलर नजर आएगा तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, अगर हमारे पास पिंक कलर नजर आएगा तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव की वॉल होती है वो 25 नैनोमीटर वाइड होती है, ठीक है, और इसमें 60 to 90% आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है जस्ट 3 नैनोमीटर उसकी थिकनेस होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके जो मिड में ना अगर आप बात कर लें तो स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस में हमारे पास जेल लाइक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं पेरीप्लस, ठीक है, और ये भी इसी सेल वॉल का ही पार्ट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी जो वॉल की कंपोजिशन है जो ग्राम नेगेटिव की है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम देखें ग्राम पॉजिटिव के तो। और ये जो अभी हमने लेयर पढ़ी है जो ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस इसके अंदर प्रेजेंट है, ये बेसिकली सेल वॉल से आउटसाइड एक लेयर होती है, ठीक है, और उन दोनों के दरमियान वाली जो स्पेस होती है उसे हम कह देते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। उसके बाद आपका कैप्सूल आ जाता है। कैप्सूल हमने आपको बताया था कि प्रोटेक्शन बेसिकली कर रहा होता है। ये आपके बेसिक कोकाइज में भी प्रेजेंट होता है, बेसिलाइज में भी होता है। ये स्टिकी जेलेटिनियस सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स पे बेस्ड कर रहा होता है, ठीक है। और ये जो आपके स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं वो ये प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, बाकी सब में होता है। उसके अलावा ग्लाइकोकैलेक्स है। ग्लाइकोकैलेक्स होती है लूज लेयर ऑफ कैप्सूल को हम कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। इसके अलावा इसमें डेक्स्ट्रिन भी प्रेजेंट होती है जो कि पॉलीसेकेराइड है आपका, ठीक है। तो ये फाइबर और जो डेक्स्ट्रिन है ये मिलकर आपका कैप्सूल बनाते हैं, और ये एक तो प्रोटेक्शन कर रहा है, दूसरा बैक्टीरिया को होस्ट सेल पे अटैचमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि स्टिकी सा होता है ना, तो ये क्या करता है, अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म आ जाता है। साइटोप्लाज्म आपको ऑलरेडी पता है कि आपका ये जो होता है ये आपकी सेल वॉल के इनसाइड, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट होता है, लिक्विड होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, सॉल्ट्स वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्रोमोसोम आ जाता है। क्रोमोसोम जो बैक्टीरिया में है ये आपके डेंस्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि बैक्टीरियाज में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो और ये जिस रीजन में प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये तो आपका क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है। इसके साथ में एक प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मिड बेसिकली आपकी न्यूक्लिक एसिड की ही रिंग होती है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग होती है ऑफ डीएनए, ठीक है, जो कि आपकी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसमें भी कुछ जीन्स ना कुछ जीन्स के लिए ये भी आपको क्या करती है, बैक्टीरिया की हेल्प आउट करती है, उनकी हेल्प आउट करती है, मतलब जीन्स आपको पता है इनकोड्स करती हैं फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स, तो डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस में ये भी रोल प्ले करती है। लेकिन ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती, ये बेसिकली उसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड होती हैं। और ये प्लाज्मिड में वेरिएशन की वजह से ही जो है डिफरेंट बैक्टीरियाज में रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है, और इसको बेसिकली हम आर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये जो प्लाज्मिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया में जो होता है इसको हम एज ए वेक्टर भी यूज करते हैं, और डिफरेंट जो आपके प्रोडक्शंस हैं, ठीक है, उसमें भी हम इन्हें यूज करते हैं।
देन आपके ना राइबोसोम्स आ जाते हैं। राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन आपके इंक्लूजन्स बॉडी आ जाती है। इंक्लूजन्स बॉडीज बेसिकली आपकी ऐसी ग्रैन्यूल्स हैं या ऐसी ग्लोब्यूल्स हैं जिनके अंदर ना प्रोटीन जो आपकी फूड मटेरियल है उसे स्टोर किया जाता है, जिसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड्स आ जाती हैं। और ये क्या करती हैं, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है या स्टारवेशन की कंडीशन आती है तब वो बैक्टीरिया उसे यूटिलाइज करके ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं आपकी वोलेटिन्स। ये वोलेटिन्स बेसिकली आपकी डिपोट्स ऑफ फॉस्फेट्स हैं। ठीक है, ये फॉस्फेट के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स कह लें आप, प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। ठीक है, और ये किधर नजर आते हैं, ये आपको अगर आप मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करें बैक्टीरिया को तो आपको प्रॉपर्ली डॉट्स की फॉर्म में नजर भी आते हैं। ठीक है, स्पेशली किस में, ये अगर डिप्थीरिया बेसिलाई की अगर आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है तो उसमें ये क्लियरली नजर आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके मैग्नेटोसोम्स। मैग्नेटोसोम्स बेसिकली बैक्टीरिया को हेल्प आउट करते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने में। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ओरिएंट करने में। ठीक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि साइटोप्लाज्म की बेसिकली बाउंड्री है जो सेल वॉल के इनसाइड प्रेजेंट होती है। ये आपके बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट होती है। ये आप ये आपकी जो भी लिविंग सेल्स हैं उन सब में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा सेल एनवेलप की बात करें तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है और कैप्सूल है, इन तीनों को अगर कंबाइनली हम उसके लिए टर्म एक पॉइंट अप करें तो उसे हम कहते हैं सेल एनवेलप। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की तो इसमें 60% आपकी प्रोटीन्स आ जाती हैं, 40% आपके लिपिड्स आ जाते हैं और मेनली फॉस्फोलिपिड्स हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में ये जो स्ट्रक्चर बना होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन का, सेम एज दैट बैक्टीरिया में भी वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। ये अब आपको पता है कि इसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, जिसमें आपकी जो है हेड्स होती हैं और टेल्स होती हैं। फॉस्फोलिपिड का हेड होता है और आपकी फैटी एसिड्स की टेल्स होती हैं। और देखें इसमें जो प्रोटीन्स हैं या आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, वो इसमें एम्बेडेड फॉर्म में। ठीक है, और इस मॉडल को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, और ये जो प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं या एम्बेडेड होते हैं इस लिपिड लेयर के अंदर, ये बेसिकली चैनल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखें आपकी जो है मॉलिक्यूल्स या तो आपके वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं या फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको पास होने के लिए किसी प्रॉपर चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि देखिए आपकी जो मेम्ब्रेन है वो बेसिकली लिपिडिक नेचर की है। ठीक है, उसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, तो लिपिड वाला कंटेंट या आपका हाइग्रोस्कोपिक कह रहे हैं हाइड्रोफोबिक मटेरियल तो इजीली क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, जो लिपिड सॉल्युबल मटेरियल है वो तो फॉस्फोलिपिड की लेयर से इजीली क्रॉस कर लेगा, लेकिन जो आपका वाटर सॉल्युबल मटेरियल है उसको पास होने के लिए चैनल्स की रिक्वायर्ड होती है या फिर गेट्स कह लें उन्हें। ठीक है, तो वो गेट्स प्रोवाइड कौन करे, वो आपकी ये जो प्रोटीन चैनल्स हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं या ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये वो चैनल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल सारे फॉस्फोलिपिड लेयर से पास होते हैं और जो एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो सारी प्रोटीन चैनल्स के थ्रू पास होती हैं। उसके बाद ये आपका लिखा हुआ है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शेयरिंग जीन। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने आपको बताया कि आपका प्लाज्मिड भी यूज होता है एज वेल एज सर्टेन ना आपका ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ये बैक्टीरियोफेज की दी हुई है। बैक्टीरियोफेज जो है बेसिकली एक वायरस है। ठीक है, अब वो जो वायरस है वो नेचुरली क्या करता है, वो नेचुरली जाके बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है और अपना डीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करता है। अब बैक्टीरिया के अंदर वो जब डीएनए इंसर्ट करता है वो डीएनए नॉर्मल जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसके साथ कंबाइन हो जाता है और फिर जो है आपको इधर डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि वायरल प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। वायरल प्रोटीन जब बन जाती हैं तो ये बैक्टीरियल सेल ब्रस्ट कर लेता है और कॉपीज ऑफ जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, कॉपीज ऑफ बैक्टीरियाज हैं वो सब रिलीज हो जाती हैं, सॉरी कॉपीज ऑफ वायरस जो हैं वो रिलीज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली ये वाली जो टेक्निक है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, ये आगे जब हम वायरस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इन डिटेल हम पढ़ेंगे, एज वेल एज आपका जो बायोटेक्नोलॉजी का भी एक चैप्टर है उसमें भी। ठीक है, तो अभी हम बस इसे थोड़ा सा देख रहे हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स। अच्छा, तो हम ये देख रहे थे कि जो रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स हैं वो बेसिकली किसके थ्रू होती है, बाइनरी फिशन के थ्रू होती है, जिसमें सबसे पहले आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है, वो ऑपोजिट साइड पर मूव करता है और देन आपकी सेल वॉल की डिवीजन हो जाती है। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बेसिकली किसमें, आपकी बैक्टीरियाज में और प्रोकैरियोट्स में। अब ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पर मेंशन है इस डायग्राम में, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये आपके उसी टेबल वाले ही यहाँ पर भी मेंशन है, तो अगर आपने वहाँ कर लिए तो ये आपका टेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपका लिखा है इन्फेक्शन एंड डिजीज। ठीक है, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। अब देखें जो आपके कुछ बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। ठीक है, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। अब ये जो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप है ये इन्फेक्शियस भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है।
ठीक है। तो जो आपका नॉन इन्फेक्शियस होता है बेसिकली उसमें म्यूचुअलिज्म आ जाता है, उसमें कॉमनलिज्म आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका इन्फेक्शन वाला होता है उसे हम पैरासिटिज्म कहते हैं, ठीक है। और ये जितनी भी रिलेशनशिप होते हैं इन्हें हम सिम्बियोसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं वन बाय वन कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। हमेशा जब भी आपको कोई डिजीज होगी या कोई इन्फेक्शन डिजीज होगी तो उसका तो ये मतलब है कि इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन हर इन्फेक्शन का ये मतलब नहीं है कि वो बैड है, ठीक है। इस बात को कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिजीज और इन्फेक्शन को लेके। डिजीज का मतलब है कि आपकी बॉडी में पैथोजन आया, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया है या कोई भी चीज़ है, और उसने आपकी बॉडी को हार्म भी किया, ठीक है। लेकिन इन्फेक्शन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया तो है, इन्फेक्ट तो उसने कर दिया है, लेकिन हार्म अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। तो बेसिकली डिजीज कंडीशन आपकी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, लेकिन हर इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपकी पैथोलॉजिकल कंडीशन भी हो, ठीक है। तो अब हम इस नॉर्मल फ्लोरा जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस रिलेशनशिप में आता है। तो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो आपका एक सिम्बियोसिस एसोसिएशन है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी पे बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं नेचुरली। अच्छा, ये जो आपका नॉर्मल फ्लोरा होता है इसमें क्या है कि आपकी बॉडी में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये डिजीज कॉज नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म में दोनों जो पार्टनर्स हैं, जो पैरासाइट है और जो होस्ट सेल है, दोनों को बेनिफिट मिलता है, जिसमें एग्जांपल आपके लैक्टोबैसिलस की है, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यूट्रिशन लेता है, आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में भी, विजाइना में भी प्रेजेंट होता है, और इन रिटर्न आपके विजाइना को उधर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट रखता है, ठीक है, विजाइना की, और वहाँ पर फर्दर जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं होने देता, ठीक है। तो ये आपके म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है। कमेंसलिज्म की एग्जांपल क्या हो सकती है, जिसमें आपका माइक्रोब को तो बेनिफिट मिलता है लेकिन होस्ट बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। जिसमें आपकी ई कोलाई की एग्जांपल है कि ई कोलाई बेसिकली आपके ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं। ये जो ई कोलाई है ना, अगर इसकी लोकेशन चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे कि इंटेस्टाइन की जगह ये कहीं और मूव कर जाए, जैसे कि आपकी यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में, तो वहां जाके इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। ये यूटी मोस्ट कॉमनली जो आपकी यूटीआईज हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका ई कोलाई ही होता है। तो यानी कि ये स्पेसिफिक जगह पर भी डिपेंड करता है कि कोई चीज उधर क्या रिलेशनशिप करेगी, कमेंसलिज्म कॉज कर रही है, म्यूचुअलिज्म कॉज कर रही है, या फिर पैरासिटिज्म, ठीक है। तो पैरासिटिज्म में क्या होगा, जो आपका बैक्टीरिया जो होगा या माइक्रोब होगा उससे तो बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी या होस्ट सेल्स है उससे हार्म कर रही है वो, ठीक है, उसमें पैथोजेनिसिटी कॉज कर रही है, ठीक है। आगे टेबल भी आपका बना है, उसमें कमेंसलिज्म की एग्जांपल दी हुई है, कोराइन बैक्टीरियम की स्पीशी और माइक्रोबैक्टीरियम की, ठीक है। तो ये आपकी क्या कर रही है, ह्यूमन होस्ट सेल में प्रेजेंट है लेकिन उसे हार्म नहीं कर रही। अच्छा, तो इसमें आपकी ये जो कोराइन बैक्टीरियम है और दूसरा माइकोबैक्टीरियम स्पीशी है, ठीक है। अब ये माइकोबैक्टीरियम वही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो आपको पता है कि ये कुछ जगहों में जाकर ये एक ना पीरियड तक आपकी रहती है, ये आपकी को हार्म नहीं करती, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये फिर क्या इसकी रैपिड मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है और ये फिर आपने इन्फेक्शन भी कॉज कर सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि फेवरेबल कंडीशंस पे फॉर द बैक्टीरियाज कि वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं और कहाँ इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। तो वो डिफरेंट रिलेशनशिप होस्ट सेल्स के साथ या होस्ट बॉडी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपकी अक्यूरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, यानी कि नॉर्मल फ्लोरा में कौन से बैक्टीरिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो वो स्टमक में बेसिकली एसिडिक एनवायरनमेंट होती है, तो उधर बेसिकली ज़्यादातर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते। ये बेसिकली इंटेस्टाइन से स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपके लैक्टोबैसिलस आ जाते हैं। उसके बाद आपकी जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स कह लें, इलियम से लेकर उधर एंटीरोकोकस, बैक्टीरियोइड्स, आपके पास क्लोस्ट्रिडिया, लैक्टोबैसिला, ये सारी आपके उधर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपकी अगर स्किन पे देख लें तो स्किन पे आपके आ जाते हैं स्टेफाइलोकोकाई एंड प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नेस, और यही प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नेस भी आपकी एक्ने भी कॉज करती है, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट वायरसेस, फंजाई भी आपकी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। ओरल कैविटी की बात करें तो उधर हमारे पास निजीरिया की स्पीशीज, बैक्टीरियोइड्स की, लेप्टोट्रैकिया की स्पीशी, ठीक है, या फिर डिप्थीरिया लाइक बेसिलाइस, स्पोर्स या स्ट्रेप्टोकोकाई, ये भी प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में हीमोफिलस और माइकोप्लाज्मा, और ये वही बैक्टीरिया जो ऑलरेडी हमने उस टेबल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा इन्हें डिटेल में डिस्कस नहीं करी। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमने वहाँ पर डिवीजन पढ़ी थी एंटेरिक बैक्टीरिया की, ठीक है, जो इंटेरिक जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं उनकी, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लोस्ट्रिडियम वगैरह और ये स्ट्रेप्टोकोकाइस वगैरह। उसके बाद आपकी विजाइना की आ जाता है, उसमें आपके लैक्टोबैसिलस पड़ा होता है, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि वहाँ पर ये लैक्टोबैसिलस बेनिफिट लेता है और इन रिटर्न एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, सो दैट अदर हार्मफुल जो इन्वेडर्स हैं या बैक्टीरियाज हैं या जो भी माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ ना हो। ब्लड और यूरिन बेसिकली ना माइक्रोबियल फ्री होते हैं,
ठीक है, दे आर बेसिकली स्टीराइड। और अगर तो ब्लड में कोई इन्फेक्शियस एजेंट या पॉजिटिव एजेंट आ जाए तो फिर हम उसे कहते हैं ब्लड पॉइजनिंग, ठीक है। उसके बाद आपका स्टमक आ जाता है। स्टमक में हाई पी जो लो पीएच है उसकी वजह से नहीं होते। अगर हम नियोनेट्स की बात करें तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, जब बर्थ का टाइम होता है तो कोई भी आपका जो है माइक्रोब बेबी में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। 2-3 डेज के बाद जब आपका जो बेबी है उसका कॉन्टैक्ट होता है एनवायरनमेंट के साथ, उसके बाद उसमें स्लोली उसका नॉर्मल फ्लोरा डेवलप होना स्टार्ट होता है, ठीक है। जब वो एक्सपोज करता है मिल्क के साथ, मदर के साथ और एनवायरनमेंट के साथ, तो थ्रू आउट द लाइफ फिर वो जो हमारे पास फ्लोरा है वो डेवलप भी होता रहता है और वो एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। अभी तक तो हमने उनकी नॉर्मल फ्लोरा की बात की, हमने अभी म्यूचुअलिज्म की बात की, कॉमेंसलिज्म की बात की। अब हम बात करेंगे पैरासिटिज्म की, यानी कि जो हमें डिजीज कॉज करते हैं। उसमें से सबसे पहले हम ये टर्म देख लेते हैं पैथोजेनिसिटी की, कि पैथोजेनिसिटी की का मतलब क्या होता है। पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है किसी भी माइक्रोब की एबिलिटी या इन्वेडर की एबिलिटी टू कॉज फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। आपकी बॉडी में आया कोई भी एजेंट और उसने क्या किया, आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज कर दिया और जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सक रही, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिजीज कंडीशन। और जो आपका वो माइक्रोब है उसे हम कहते हैं पैथोजन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिसिटी कॉज करता है उसे हम कहते हैं पैथोजन, ठीक है। और ये आपके पास जो रिलेशनशिप होस्ट के साथ बनाता है उसे हम कहते हैं पैरासिटिज्म, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती हैं दो और टर्म, वायरुलेंसी और वायरुलेंट। वायरुलेंसी का मतलब होता है कितनी डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी वो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है, ठीक है। अप टू व्हाट एक्सटेंट ना वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वायरुलेंसी। अब वायरुलेंट क्या है, वायरुलेंट बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम पैथोजन भी कह रहे हैं, उसे हम वायरुलेंट भी कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करता है या पैरासिटिज्म शो करता है, जिसमें आपके पास टाइफाइड बैसिलाई आ जाता है, कॉलरा आ जाता है, प्लेग आ जाता है। ये सारे आपके क्या हैं, दीज आर बेसिकली वायरुलेंट, ठीक है। उसके बाद मॉडरेटली वायरुलेंट क्या होता है, मॉडरेटली वायरुलेंट वो होता है ऑर्गेनिज्म जो कि सर्टेन कंडीशंस में, ठीक है, सर्टेन कंडीशन में या सम टाइम्स डिजीज कॉज करता है और वाइल नॉर्मल कंडीशन में वो डिजीज कॉज नहीं करता, तो उन्हें हम कहते हैं मॉडरेटली वायरुलेंट। और उसमें एग्जांपल किसकी है, उसमें एग्जांपल है कैंडिडा एल्बिकन्स की, ठीक है। उसके बाद है ए वायरुलेंट वो होते हैं जो डिजीज कॉज नहीं करते, आपके नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होते हैं बट डिजीज नहीं कॉज करते, जैसे कि आपके पास लैक्टोबैसिलाई या स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं योगर्ट वगैरह में, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस या अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। वो पैथोजेंस होते हैं जो एक सिचुएशन में, ठीक है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जब आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, इम्यूनिटी आपकी सही से काम नहीं करी, आपके इम्यून सेल्स कम है, उन कंडीशंस में वो ग्रो कर जाते हैं और आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें आपकी एग्जांपल कॉमनली आ जाती है HIV की, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका था बैक्टीरिया का चैप्टर, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कुछ टेक्निक्स भी हम देखेंगे बैक्टीरिया से स्नेनिंग से रिलेटेड, एज वेल एज हम कल्चर मीडिया देखेंगे कि बैक्टीरिया को ग्रो कैसे कराते हैं, जो उसकी मॉर्फोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक्स और उन सब से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।